काउंटेस एलिजाबेथ बाथरी ने बेरहमी से 650 लड़कियों की हत्या की थी। काउंटेस एलिजाबेथ बाथरी एक हंगेरियन महिला थी और एक सीरियल किलर थी जिसने 1590 से 1610 के बीच लगभग 650 लड़कियों और महिलाओं को बेरहमी से प्रताड़ित किया और मार डाला। उसे द ब्लड काउंटेस और काउंटेस ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि वह सचमुच खून से स्नान करती थी। वह अपने बाथटब को पानी से भरने के बजाय उसमें जवान लड़कियों का खून भरती थी, फिर वह घंटों उस खून में डूबी रहती थी। तो चलिए एक महिला और काउंटेस होने के बावजूद सबसे अमीर और कुख्यात सीरियल किलर्स में से एक की कहानी में चलते हैं। एलिजाबेथ बाथरी का जन्म 7 अगस्त 1560 को हुआ था, हंगरी के नीरबेटोर में एक सबसे शक्तिशाली प्रोटेस्टेंट परिवार में। उसके माता पिता बैरन जॉर्ज 6 बाथरी और बैरोनेस अन्ना बाथरी थे। एलिजाबेथ के माता पिता चचेरे भाई थे और यह बात इस कहानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस इनब्रीडिंग सगोत्रीय विवाह ने एलिजाबेथ के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाला। एलिजाबेथ को इनब्रीडिंग के कारण कई समस्याएं थीं, जैसे कि मिर्गी। बचपन से ही उसे तेज और लगातार मिर्गी के दौरे पड़ते थे। मिर्गी इनब्रीडिंग के कारण होने वाले बच्चों में बहुत सामान्य है। मेरा मतलब यह नहीं है कि मिर्गी वाले सभी लोग इनब्रीडिंग का परिणाम होते हैं, लेकिन इनब्रीडिंग के मामलों में मिर्गी ज्यादा आम होती है। 1560 के दशक में मिर्गी के लिए ज्यादा इलाज या दवाएं नहीं थी। हंगरी के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि किसी गैरमिर्गी वाले व्यक्ति का खून लेकर उसे एलिजाबेथ को पिलाया जाए। बचपन में एलिजाबेथ को बहुत ज्यादा हिंसा और क्रूरता का सामना करना पड़ा। एक बार उसने देखा कि एक किसान को सजा दी जा रही थी। मरते हुए घोड़े का पेट काटा गया और उस किसान को उसके अंदर भर दिया गया और सील दिया गया। उसे बिना खाना या पानी के छोड़ दिया गया। जब घोड़ा मर जाएगा तब कीड़े किसान को जिंदा खा जाएंगे। किसान को घोड़े के पेट में सील करने का दृश्य 5 साल की एलिजाबेथ के लिए बहुत खुशी का था और वह वहां खड़ी होकर हंसती रहती थी। इसके अलावा उसने कई क्रूर फांसी का भी गवाह बनी और उसे यह बहुत रोमांचक लगा। यह कहना सुरक्षित है कि यह उसकी सैडिस्टिक प्रकृति की जड़ें थी। इन सबके बीच एलिजाबेथ की एकमात्र अच्छी और सशक्त बात यह थी कि उसे बेहतरीन शिक्षा मिली, जो उस समय यहां तक कि उसकी स्थिति में भी बहुत दुर्लभ थी। उसके परिवार का यह एकमात्र आधुनिक दृष्टिकोण था कि लड़कियों को लड़कों की तरह ही शिक्षित होना चाहिए। वह हंगेरियन, ग्रीक, जर्मन, लैटिन और स्लाविक भाषाओं में पारंगत थी। वह बहुत शिक्षित और बेहद समझदार थी। उसे विज्ञान, जैसे कि जीव विज्ञान और खगोल विज्ञान में दिलचस्पी थी। उसे काले जादू और टोना टोटका का भी बहुत शौक था। उसे एक पागल शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। इतने सारे पुरुष थे जो एलिजाबेथ से डरे हुए थे क्योंकि 16वीं सदी में अत्यधिक शिक्षित, सुपर रिच और बहुत शक्तिशाली महिलाओं का दिखना दुर्लभ था। 1573 में 13 साल की उम्र में एलिजाबेथ की सगाई 18 वर्षीय काउंट फेरेनक टू नादास्डी से हुई थी। 14 साल की उम्र में अपनी शादी से 1 साल पहले वह गर्भवती हो गई, लेकिन बच्चे का पिता एक किसान लड़का था। परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उसे एक गुप्त स्थान पर भेजा गया जब तक कि उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया। बच्चा फिर एक स्थानीय महिला को दे दिया गया जिसे धमकाया गया और पैसे देकर बच्चे की देखभाल करने के लिए कहा गया। इसके बाद एलिजाबेथ ने इस बच्चे को कभी नहीं देखा, न ही वह देखना चाहती थी। नादास्डी, एलिजाबेथ के मंगेतर, इस पर गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने किसान लड़के को ढूंढा और उसे नपुंसक बना दिया। आप उम्मीद करेंगे कि जब नादास्डी ने यह घटना एलिजाबेथ के साथ साझा की तो वह दुखी और हताश हो जाएगी, लेकिन इसके बजाय उसने पूछा, वाह, यह पागलपन है। क्या यह खूनी था? क्या यह घिनौना था? उसकी प्रतिक्रिया कैसी थी? उसने बीमार और विकृत तरीके से सभी विवरण जानना चाहा। 1 साल बाद 8 मई 1575 को नादास्डी और एलिजाबेथ की शादी हो गई। 1578 में नादास्डी हंगरी के सैनिकों के मुख्य कमांडर बने और उन्होंने ओटोमन्स के खिलाफ युद्ध में नेतृत्व किया। इस युद्ध को लंबा युद्ध कहा गया और यह 13 साल 1593 से 1606 तक चला। युद्ध के दौरान
एलिजाबेथ अकेली रह गई थी और महल और 17 गांवों को चलाने के लिए छोड़ा गया था। वह अपने महल में काम करने के लिए और अधिक नौकरानियों को भर्ती करने के लिए पागल हो गई थी। वह अपने मौजूदा सेवकों को नौजवान किसान कुंवारी लड़कियों की भर्ती के लिए भेजती थी। उनके परिवार उन्हें खुशी खुशी भेज देते थे, यह उम्मीद करते हुए कि वे पैसे कमा लेंगे क्योंकि वे बेहद गरीब थे। इन लड़कियों को इस वादे के साथ भर्ती किया गया था कि एलिजाबेथ उन्हें फिनिशिंग स्कूल देगी, जो कि लड़कियों को महिलाओं की तरह कैसे व्यवहार करना सिखाने का स्कूल होता है। इन भर्ती की ज्यादातर जिम्मेदारी अन्ना दरवुलिया, एलिजाबेथ की दाहिनी हाथ वाली महिला, पर थी। अन्ना एक बूढ़ी क्रोएशियाई महिला थी जिसे एक जादूगरनी के रूप में भी जाना जाता था। वह एलिजाबेथ के लिए काले जादू में एक सलाहकार और मार्गदर्शक थी। किसी समय यह संदेह था कि वे दोनों गुप्त प्रेमी थे। एलिजाबेथ ने उन लड़कियों को प्रताड़ित किया जिन्हें उसने भर्ती किया था। उसने उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों से मांस काट लिया, उन्हें पकाने के लिए मजबूर किया और उसे खाने के लिए मजबूर किया। वह अपने पीड़ितों को लाल गर्म लोहे के सिक्कों और चाबियों से भी जलाती थी। फिर वह उन्हें तब तक पीटती जब तक वे मर नहीं जाते। उनके खून को इकट्ठा करके अपने बाथटब में भरती थी और उसे स्किनकेयर के लिए छोटी बोतलों में रखती थी। यह खून स्नान और खून स्किनकेयर दिनचर्या तब शुरू हुई जब उसकी सेविका ने गलती से उसके बालों को बहुत जोर से ब्रश कर दिया। उसने अपनी सेविका को थप्पड़ मारा जिससे सेविका का दांत गिर गया और उसका खून एलिजाबेथ के चेहरे पर छितर गया। जब उसने अपने चेहरे से खून साफ किया तो उसने महसूस किया कि जहां खून था वहां उसकी त्वचा चिकनी हो गई थी। उसने निष्कर्ष निकाला कि खून एक यौवन का सीरम है और इसीलिए उसने इस खून की पूरी दीवानगी शुरू की। शीतकाल के दौरान एलिजाबेथ ने लड़कियों को बर्फ में नग्न लेटने के लिए मजबूर किया, उनके ऊपर ठंडा पानी डाला और उन्हें ठंड से मरते हुए देखा। वह इस विचार पर हंसती कि वे जंगली जानवरों द्वारा खा ली जाएंगी। वसंत के दौरान उसने लड़कियों को नग्न किया, उन्हें सिर से पांव तक शहद से ढक दिया, उन्हें बाहर बांध दिया और कीड़ों जैसे कि मधुमक्खियों को उनके शरीर में डंक मारने दिया। यह खेल तब तक चलता रहा जब तक कि लड़कियां दर्द से मर नहीं गईं। एलिजाबेथ जल्द ही इन छोटे खेलों से ऊब गई और उसने नादास्डी से एक यातना कक्ष बनाने के लिए कहा। वहां किसान लड़कियों के द्वारा बहुत ही डरावनी यातनाओं का अनुभव हुआ। अगर उन्होंने बोलने के लिए मुंह खोला तो एलिजाबेथ उनका मुंह सिल देती। उसे सबसे ज्यादा पसंद था कि चीजों जैसे कि सुई को उनके नाखूनों के नीचे डालना। इस सब का सबसे बुरा हिस्सा यह था कि एलिजाबेथ के 4 बच्चे थे। अब आप कल्पना भी कर सकते हैं कि एक गर्भवती महिला इन सभी किसान लड़कियों को प्रताड़ित कर रही है और उनकी पीड़ा को देखकर हंस रही है। हालांकि एलिजाबेथ केवल युवा कुंवारी लड़कियों को ही प्रताड़ित और मारती थी। एक बार उसने एक बूढ़ी महिला को निशाना बनाया जिसे उसने एक कुंवारी लड़की की तरह काम करने के लिए कहा। यह बूढ़ी महिला महल में बहुत वफादार नौकरानी थी। जब बूढ़ी महिला ने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि वह पहले ही शादीशुदा थी, तो एलिजाबेथ ने इसे अस्वीकार मान लिया। फिर एलिजाबेथ ने उस गरीब बूढ़ी महिला को उसके बालों से घसीटकर जंगल में ले गई। फिर उस बूढ़ी महिला को एक लकड़ी का टुकड़ा खोजने और उस पर एक डायपर पहनाने के लिए मजबूर किया गया। एक लकड़ी के टुकड़े पर एलिजाबेथ ने उससे कहा कि लकड़ी का टुकड़ा बूढ़ी महिला का बच्चा है और उसे महल के चारों ओर ले जाने के लिए मजबूर किया। वह उसे रात के बीच में हिंसक रूप से जगा देती थी ताकि वह लकड़ी को दूध पिला सके और उसे बार बार उसके चेहरे पर रगड़े। यह मनोवैज्ञानिक यातना रोज की बात थी और जल्द ही एलिजाबेथ ने बूढ़ी महिला को ठीक उसी तरह शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया जैसे वह युवा किसान लड़कियों को करती थी। 4 जनवरी 1604 को एलिजाबेथ के पति नादास्डी की मृत्यु हो गई। उनकी उम्र 48 वर्ष थी। उनकी शादी को 29 साल हो चुके थे। नादास्डी की मौत को लेकर काफी अफवाहें थी। 1601 से उन्हें एक अज्ञात बीमारी थी और उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। वह धीरे धीरे चलने की अपनी क्षमता खोते गए और 1603 में स्थायी रूप से अपंग हो गए। कुछ लोगों ने तो यह भी अनुमान लगाया कि एलिजाबेथ की दाहिनी हाथ वाली महिला अन्ना ने उस पर काले जादू का इस्तेमाल किया ताकि वह एलिजाबेथ को पूरी तरह से अपने पास रख सके।
एलिजाबेथ अपने पति नादासडी की मौत से बेहद दुखी थी और जब उसके भाई स्टीफन बाथरी की भी उसके पति की मृत्यु के तुरंत बाद मृत्यु हो गई तो वह और भी ज्यादा टूट गई। वह इतनी निराश और बेहद चिंतित हो गई कि उसे अपने परिवार के महल में वापस जाना पड़ा। यह अवसाद और चिंता उसे अपनी सभी नौकरानियों को प्रताड़ित करने और मारने के लिए मजबूर कर दी। उनमें सैकड़ों थे। अपने पारिवारिक महल की ओर जाते समय वह कई बार अपनी गाड़ी रुकवाती और उन नौकरानियों को अलग अलग स्थानों पर दफनाती थी क्योंकि उसके विशाल महल में और लाशों को छिपाने की जगह नहीं थी। अब यही वह जगह है जहां एलिजाबेथ की बर्बादी शुरू हुई। उसके महल में मृत शरीर भरे हुए थे। चिमनियों के अंदर और ऊपर लाशें भरी हुई थीं, पिछवाड़े में दफन थीं, महल की भूमि के चारों ओर दफन थीं और तहखाने में एक कमरे में भरी हुई थी। एलिजाबेथ उन्हें मार रही थी जितनी तेजी से वह उनकी लाशों से छुटकारा पा सकती थी। इस बिंदु पर एलिजाबेथ के बारे में अफवाहें चल रही थी कि वह जवान लड़कियों को प्रताड़ित कर रही है और मार रही है। हंगरी के राजा किंग मैथियस इसकी जांच करना चाहते थे, न कि इसलिए कि उन्हें अपने लोगों से प्यार था, बल्कि इसलिए कि वह एलिजाबेथ के खिलाफ कुछ गंदगी खोजना चाहते थे। एलिजाबेथ ने उन्हें बहुत सारा पैसा उधार दिया था। इससे बचने के लिए वह उस पर कुछ खोजना चाहता था जिसे वह उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। जो लोग किंग मैथियस ने एलिजाबेथ और उसके महल की जांच के लिए भेजे थे, वे महल में हर जगह मृत शरीरों से ठोकर खा रहे थे। 30 दिसंबर 1610 को एलिजाबेथ और उसके 4 सहयोगियों को कम से कम 80 लड़कियों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया, लेकिन अनुमान लगाया गया कि यह संख्या 650 थी। कुछ समय बाद एलिजाबेथ की डायरी मिली। उसके अंदर उसने उन सभी लड़कियों के नाम लिखे थे जिन्हें उसने प्रताड़ित किया, उन्हें कैसे प्रताड़ित किया गया और उनकी मौत कैसे हुई। लगभग 650 नाम थे। अन्ना, एलिजाबेथ की दाहिनी हाथ वाली महिला की मुकदमे से ठीक पहले मृत्यु हो गई। 4 सहयोगियों को फांसी दे दी गई, लेकिन एलिजाबेथ को नहीं। उस पर मुकदमा भी नहीं चलाया गया क्योंकि वह एक कुलीन परिवार की सदस्य थी। एलिजाबेथ को इसके बजाय एक सजा दी गई थी। उसे मृत्यु तक नजरबंद रखा गया। इस दौरान वह बहुत शांत हो गई थी। वह महल के चारों ओर घूमती रहती थी, जिसमें उसका यातना कक्ष भी शामिल था। 21 अगस्त 1614 को अपने 54वें जन्मदिन के 2 सप्ताह बाद वह नींद में ही मर गई।